प्रिय विद्यार्थियों, सभी मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए आज से हम एक नई श्रृंखला स्टार्ट करते हैं और इतिहास के दर्शन चल ही रहा है मेरा, और प्राचीन भारतीय कला पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। कला के विद्यार्थियों के लिए ये एपिसोड उपयोगी होगा। तो सबसे पहले हम भारतीय कला का अर्थ समझ लेते हैं कि कला का अर्थ क्या होता है, क्यों कला कहते हैं उसको, कला होती क्या है। तो देखिए, जो सौंदर्य प्रियता है मानव के सहज प्रवृत्तियों में आती है। जैसे हम किसी सुंदर वस्तु को देखकर तुरंत मोहक लगने लगती है हमें, और हम एक पल को जैसा ठहर जाते हैं और मन से यही निकलता है कि वाह क्या सौंदर्य है। चाहे पुष्प का सौंदर्य हो, चाहे प्रकृति का सौंदर्य हो, या चाहे कोई अन्य भौतिक सौंदर्य को हम देखें तो मन में तुरंत ये बात आती है। तो ये स्वाभाविक है कि मानव का मन जो है वह सुंदरता को पसंद करता है, अर्थात सौंदर्य प्रियता उसकी सहज प्रवृत्तियों में से एक होती है। तो सौंदर्य की जो चेतना है, सुंदरता को निहारने की या सौंदर्य को महसूस करने की जो चेतना है, वही मानव की अभिरुचि को कलात्मक रुचि प्रदान करती है, कलात्मकता प्रदान करती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सौंदर्य को प्रकट करने की जो भावना है वह मानव की सौंदर्य की जो उसको प्रस्फुटित होने की जो भावना है, उसको संकुचित अर्थ में न लेकर अगर हम विस्तृत अर्थ में लें तो मानव अपने मन के सुंदर भावों को प्रकट करने की इच्छा रखता है। इसलिए उस जो दृश्य साधन होते हैं, जिन साधनों का उपयोग करता है, उसके द्वारा जो रचना निकल कर आती है उसको हम कला की श्रेणी में रखते हैं। अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने की व्याकुलता मानव में आदिम युग से ही रही है। हम देखते हैं कि पाषाण काल से ही मानव कहीं उपकरण बना रहा है, कहीं जानवरों के जैसे गाय, भैंस, बैल आदि के जो छाया चित्र हैं उनको बनाने की कोशिश करता है। प्रस्तर खंडों पर चित्र बने हुए मिलते हैं, उसके हाथ से बनाए हुए कलात्मक तरह तरह के उपकरण वो दिनों दिन जो निखरते गए हैं वह सब कला के अंतर्गत ही आते हैं। प्राचीन कंदराओं की भित्तियों पर गेरू या धाऊ पत्थर जिसे हेमेलाइट भी कहा जाता है, और यह प्रस्तर चित्र उस युग के मानव की भावाभिव्यक्ति की व्याकुलता के प्रमाण है। तो कितना व्याकुलता था कि जो उसके मन में है उसको वह पत्थरों पर या जमीन पर या कहीं पर भी उकेरे। तो उसने इसको चिरंजीवी बनाने के लिए पहले प्रस्तर का सहारा लिया और धाव पत्थर आदि से अपनी चित्रकला आदि को बताने की चेष्टा की। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की अभिव्यक्ति क्षमता के विविध स्रोतों में भी कह सकते हैं कि प्रसारित हुआ है। विविध स्रोतों में भी बाढ़ आई है या उनका अधिक्य हुआ है। तो मानव के जो भाव है, भावित्री और कार्यत्री, मतलब उसके मन के मनोभावों को और उसके कार्य मतलब भावों को कार्य रूप में परिणित करने की जो कुशलता है, वो जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा के साथ जब कल्पना शक्ति का समन्वय हुआ तो उसकी अभिव्यक्ति कलात्मकता के उच्च आयामों को स्पर्श करने लगी। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि कला में किस प्रकार से उच्च से उच्चतम मूल्यों का, आदर्शों का और भावों का प्रदर्शन हमारे कला में हुआ, विश्व की कला में भी हुआ है और हमारी प्राचीन भारतीय कला के अंतर्गत भी हम देखते हैं। तो अभिव्यक्ति की यही कुशलता, अर्थात किसी भी वस्तु को जब हम कुशलता पूर्वक प्रस्तुत करते हैं तो वही कला बन जाती है। कला का एक अर्थ चतुराई भी है, अर्थात चतुराई से भावों से मनोभावों को प्रकट करना, चतुराई से किसी बात को कह देना, ये भी एक कला ही है। चंद्रमा में 16 कलाएं मानी जाती हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि उसके मतलब घटना बढ़ना आदि उसकी 16 कलाएं अलग अलग तरह से वो हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो ये सब भी एक कला के अंतर्गत आता है। तो यही कुशलता जो होती है वो कला की जननी बन जाती है। मानव ने अपनी कलात्मक अभिव्यक्तियों को कभी साहित्य, कभी संगीत, कभी मूर्ति, कभी चित्र, कभी नृत्य और तथा कभी स्थापत्य के माध्यम से व्यक्त किया। और हम ये कह सकते हैं कि वैसे तो हमारे यहाँ 64 कलाओं का ज्ञान माना जाता है प्राचीन भारतीय कला के अंतर्गत,
ऐसा माना जाता है कि 64 कलाएं हैं जो मानव को आती हैं, जिसमें युद्ध कला, पाक कला आदि विभिन्न प्रकार के नृत्य, संगीत, चित्र, घर बनाना या स्थापत्य कला, वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला, विभिन्न प्रकार की कलाएं, वाद्य यंत्र बजाने की कला और खाना बनाने की कला, कपड़ा सिलने की कला, ये कह सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो कार्य है मानव, जिनको मानव कुशलता पूर्वक करता है, वह सब कला के अंतर्गत आते हैं। इन सभी कलाओं में मानव के आंतरिक सूक्ष्म मनोभावों की को उनकी सहज सौंदर्य चेतना, कल्पना शक्ति और अनुकरणशीलता बाह्य स्थूल जगत से इस प्रकार संपृक्त कर देती है। अर्थात बाह्य स्थूल जगत में क्या चल रहा है, उससे उसका जो मन है, चेतना का जो स्तर है, मन का स्तर है, वो थोड़ा अलग होकर और ऊपर उठता है। तो वह भौतिक जगत से उसको थोड़ा सा अलग कर देती है, थोड़ा सा ऊपर कई स्टेप ऊपर उठ जाता है वह, उसकी जो चेतना है। तो वह इस प्रकार मानव को, तो अब यहाँ पर होता क्या है कि मानव अपने स्व को, अपने खुद को विस्मृत कर मानवता के उदात्त भाव पर पहुंच जाता है। वो अपने तुच्छ स्वार्थों को भूल जाता है और वह समाज के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए एक उच्च मनोभूमि पर पहुंचता है, जहां पर वो अपने मनोभावों को उकेरता है। चाहे मूर्ति के रूप में छेनी थोड़े से उकेरे, चाहे स्थापत्य कला के रूप में मंदिर भवनों आदि को बनाए, चाहे चित्रकला के रूप में, चाहे नृत्य कला, चाहे संगीत कला, चाहे वाद्य कला, जिस भी कला के अंतर्गत हो, तो वो भावभूमि पर पहुंच जाता है, उच्च कोटि की। अतः कला जीवन की रस पूर्ण परिकल्पना का साकार दर्शन है। हम कह सकते हैं कि कला में रस भरा हुआ होता है, अर्थात वो मन को मोहने वाली होती है, मन को प्रसन्न करने वाली होती है। उसमें तमाम प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, सुख के, दुख के, घृणा के, विजय के, हर प्रकार के भाव कला प्रकट कर सकती है। और यही उसकी कुशलता और सफलता का मापदंड भी है। तो ये मानव मानसिक सौंदर्य का यह प्रत्यक्षीकरण है। और सत्य, चित और आनंद की अभिराम परिकल्पना जो होती है, कि सब कुछ सत्य है, चित है और वैसी में सच्चिदानंद है, आनंद है, उसकी परिकल्पना का साकार दर्शन है। कह सकते हैं कला के रूप में मनुष्य अपने भावों को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह से सफल हुआ है, जिसे हम कला कहते हैं। लोकोत्तर आनंद यानी भौतिक जगत से भी थोड़ा ऊपर उठकर मानसिक आनंद, चेतना का आनंद, लोक मांगलिक भावना, लोक के कल्याण की भावना और उदात्त जीवन दृष्टि प्रदान करना ही कला का अभिष्ट लक्ष्य होना चाहिए। अर्थात कला का लक्ष्य भी कोई पतन की ओर मानव को गिराने वाला नहीं होता, बल्कि वो तो सच्चिदानंद अर्थात ईश्वर की प्राप्ति तक ले जाने का मार्ग भी बन जाती है कभी कभी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तो कला का अर्थ आपने समझा कि कला जो है वह भावना है या मानव की वह सौंदर्य अनुभूति है, जिसे वह अपने मनोभावों के पूरी चेतना के साथ मनोभावों को प्रकट करता है, अपनी रचना के द्वारा वह संसार को दिखाता है। अब हम देख लेते हैं कला के प्रकार। आपको बताया वैसे तो 64 कलाएं हैं, पर यहाँ पर मोटे मोटे 2 प्रकार दिखाई पड़ते हैं। एक तो होती है उपयोगी कला और दूसरी होती है ललित कला। तो अब उपयोगी कला क्या है, जिनका उपयोग संबंध हमारे दैनिक जीवन के उपयोग से होता है, वह उपयोगी कलाएं होती हैं। अर्थात हम वो सब सीखते हैं, जैसे भोजन पकाना और कपड़ों की सिलाई करना या घर बनाना या इस तरह के जिनके दैनिक जीवन के हमारे उपयोग होते हैं, तो ये हमारे उपयोगी कला के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम नित्य प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य कहीं न कहीं इस्तेमाल करता है अपने जीवन में, प्रतिदिन जाने अनजाने करता ही रहता है, और वो भी कला उपयोगी कलाएं कहलाती हैं। जैसे डलिया बिनाई, बहुत सारे शिल्प जिनको कह सकते हैं शिल्पकार लोग, ये सब इसी उपयोगी कला के अंतर्गत आते हैं। और अब आती है हमारे ललित कला। ललित कला का संबंध हमारे मानसिक और लोकोत्तर जीवन से होता है। ललित कलाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, हमारे मन के अंदर से आती हैं, आध्यात्मिक एक चेतना आती है, मन को प्रसन्न करने का से ही उसका संबंध ललित कला का होता है। और जो प्रत्येक व्यक्ति के भावों को बांधने में समर्थ भी होती है। ललित कलाओं से मानसिक विकास और भावों का उदात्तीकरण होता है। हमारे भाव और ऊंचे ऊंचे उठते चले जाते हैं और व्यक्ति का मानसिक और समाज का भी मानसिक विकास होता है ललित कलाओं के माध्यम से, जो समाज और संस्कृति के लिए सदैव ही सर्वमंगलकारी होता है। हीगल नामक विद्वान के अनुसार
जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं, उनका कहना है कि ललित कलाएं दृश्य और श्रव्य दो प्रकार की होती हैं। उन्होंने कहा ललित कलाएं भी कुछ तो देखने में होती हैं और कुछ सुनने में आती हैं, श्रव्य होती हैं। तो दृश्य के अंतर्गत जैसे श्रव्य कलाओं में जैसे हम संगीत सुनते हैं, ये श्रव्य कला हो गई। दृश्य कला में नृत्य आदि कलाएं ये सब देखने में भी आती हैं, दृश्य श्रव्य भी आती हैं। और दृश्य के अंतर्गत वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला विशेष रूप से आती हैं। वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला, इन्हीं को हम प्राचीन भारतीय कला के अंतर्गत इन्हीं के को आधार बनाकर इसका आगे अध्ययन करते रहेंगे। सभी प्रकार की ललित कलाओं में और श्रव्य के अंतर्गत साहित्य और संगीत का आयोजन किया जाता है। संगीत कला, साहित्य भी सुनने, मनन करने, पढ़ने से, और कविताएं आदि भी एक कला है जिसको श्रोता सुनते हैं, संगीत भी है। तो वो सब श्रव्य के अंतर्गत आता है। और हमको यहाँ पर ये दृश्य कलाओं से तात्पर्य है वास्तु, मूर्ति और चित्रकला। मोटे मोटे 3 भाग हमने इसके किए हैं। तो प्राचीन सभी प्रकार की ललित कलाओं में सांस्कृतिक जीवन की व्याख्या मिलती है। प्राचीन भारतीय कला में ललित कला के दृश्य रूपों का परिचय अधिकतम दिया गया है, जो मानव को आज तक भी प्रभावित करती चली आ रही है। पाषाण कालीन मानव से लेकर प्रत्येक युग की कलाओं की अपनी विशेषता है, जिनके आधार पर हम आगे चलकर उन कलाओं का वर्णन करेंगे। जैसे वास्तुकला है, तो वास्तुकला का निर्माण ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी, चूना और सीमेंट आदि स्थूल पदार्थों द्वारा होता है। अर्थात भवन निर्माण कला को, जिसमें हम मंदिर या इस तरह के और भी जो स्थान है, भवन आदि हैं, जिनमें नक्काशियां होती हैं और विभिन्न प्रकार उनकी अपनी एक शैली होती है जो बनाए जाते हैं, तो उसे हम वास्तुकला कहते हैं। परंतु इन स्थूल पदार्थों द्वारा निर्मित वास्तु किसी धर्म, जाति या विचार विशेष को व्यक्त करने में समर्थ होता है। हम किसी वास्तु को देखकर ये जान सकते हैं कि मंदिर है कि मस्जिद है कि गुरुद्वारा है या गिरजाघर है। अर्थात किसी धर्म आदि को भी प्रकट करने की क्षमता वास्तुकला में होती है। कलश, गुंबद, मेहराबें, झरोखे, जालियां आदि धार्मिक विश्वासों और आचार विचारों और कलाकार के मानसिक भावों का परिचय देती हैं कि उसके मन में कौन से भाव उस समय उमड़ रहे थे जब वो कला को, अपनी रचना को रच रहा था। भौतिक उपकरणों के अधिक के कारण यह कला दर्शक को आनंदित करती है, परंतु अन्य कलाओं की अपेक्षा कम प्रभाव डालती है। तो इसके बाद आता है हमारा मूर्तिकला। तो मूर्तिकला क्या है? मूर्तिकला में जो कलाकार होता है वो प्रस्तर खंडों को काट छांट कर, पॉलिश कर अपनी कल्पना को साकार करता है। वास्तु की अपेक्षा मूर्तिकला में मानसिक भावों का प्रदर्शन अधिक होता है। अर्थात हम मूर्तियों में देखते हैं तो मूर्तियों के जो भाव हैं वही कला के उच्चता को प्रदर्शित करते हैं, और मूर्तिकला का प्रभाव दर्शकों पर अधिक पड़ता है। मूर्तिकार शारीरिक सौंदर्य ही नहीं केवल दिखाता है, बल्कि मानसिक उदात्त भावों को भी पत्थर में उकेर सकता है। जैसे एक नर्तकी की भाव भंगिमा अलग प्रकार से होगी, एक बच्चे की मुस्कान अलग होगी, तो यह भाव भंगिमा भी पत्थरों में बहुत कुशलता पूर्वक वो उकेरता है कलाकार, और जिससे हम मूर्ति कला के माध्यम से भी अपनी कला के उच्च कोटि के भावों का दर्शन कर पाते हैं। फिर आती है हमारी चित्रकला। तो प्राचीन भारतीय जो चित्रकला है उसमें रेखाओं के सूक्ष्म अंकन से दूरी, समीपता, लघुता, स्थूलता आदि का चित्रण होता है कि कोई समाज या कोई व्यक्ति या कोई चित्र कितनी दूर है, कितनी पास है, कितना बड़ा है, कितना मोटा है, कितना पतला है। तो ये सब हमको चित्रकला के माध्यम से भी दिखाई पड़ते हैं। चित्र के माध्यम से कलाकार अपने भावों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है। हमारी अजंता की चित्रकलाएं, बाघ की चित्रकलाएं, एलोरा आदि की गुफाओं में जो की हुई हैं, जो ये सब चित्रकलाएं हमारी विश्व में की धरोहर है, हमारे विश्व में हमारे सम्मान को बहुत 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 ऊंचा उठाती हैं। अजंता चित्रकला और बाघ की चित्रकलाएं ये इस मामले में बहुत प्रसिद्ध हैं। और चित्रों के माध्यम से कलाकार अपने भावों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है, और दर्शक का भाव तादात्म्य भी चित्रों के माध्यम से अधिक सहजता से संभव है। जैसे मोनालिसा आदि की पेंटिंग्स को हम देखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध कृतियों में उनकी गणना की जाती है। कौन है जो मोनालिसा के चित्र को नहीं जानता है, नहीं देखता, नहीं पहचानता है।
तो ऐसे ही चित्रकार की ये सफलता होती है कि वह अपनी कृतियों को विश्वजनीन बना सके। तो ये है इस प्रकार से हम देखते हैं हमने इतिहास के हिसाब से अपनी कला को विभिन्न भागों में बांटा हुआ है। प्राचीन भारतीय कला के अंतर्गत जैसे प्रागैतिहासिक कला, सैंधव कला, मौर्य कला के अंतर्गत स्तूप, चैत्य और विहार हैं। फिर कुषाण कला है, फिर मूर्ति कला है, गुप्त कला है, हिंदू मंदिरों के की जो स्थापत्य कलाएं हैं, पाल आदि मूर्ति कला, अजंता और बाकी चित्रकला आदि के रूप में हम प्राचीन भारतीय कला को पढ़ते हैं। तो ये कह सकते हैं कि कला अपने आप में वो माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मनोभावों को, अपने मन के भावों को संसार के सामने अपने सौंदर्य प्रियता की भावना को प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है और उससे उच्च स्थिति को भी ऐसे भाव उसके होते हैं कि दर्शक देखते बंध जाते हैं और उनके भी मनोभाव उच्च कोटि पे स्थानों पर पहुंच जाते हैं। तो आशा है छात्रों आज आपको कला का अर्थ अवश्य ही समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही, फिर आगे चल के हम विभिन्न कलाओं का वर्णन भी अन्य एपिसोड में करेंगे। कृपया देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब और वॉच टाइम अवश्य बढ़ाइए। आप देखते काम है आपके सिलेबस से भी संबंधित होती हैं, जहाँ पर भी कला चलती हो या और आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कलाओं पर, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे चित्रकला हो। आपको गहन अध्ययन करना पड़ता है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, उनमें भी ये सब बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।